हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों कक्षा 12वीं से फिजिक्स में, ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम। जैसे प्यारे बच्चों आपने पिछली यूनिट में विद्युत धारा में पढ़ा है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव होते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव होते हैं, है ना। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में हमने पढ़ा है सेल, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जब विद्युत धारा को यानी डायरेक्ट करंट को, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य में, रासायनिक पदार्थ में अगर प्रवाहित कर दिया जाए तो वह अपने विभक्त आयनों में विभक्त हो जाता है। ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तार में सपोज धारा प्रवाहित करने के बाद में तार जो है वो गर्म हो जाता है, तो इसको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, पिछली यूनिट में पढ़ा है। इसी प्रकार से यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की गणना करने के लिए ऑरस्टेड ने प्रयोग किए, ठीक है, सन 1820 में। और सन 1820 में बायो और सेवर्ट, दो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, एक बायो और सेवर्ट, इन लोगों ने भी इस पर शोध किया, अपनी रिसर्च की। और इस रिसर्च के अनुसार इन्होंने ये बताया कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो उस चालक के समीप रखे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी, ठीक है बच्चों। तो इस किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए जो नियम का उपयोग किया जाता है, उस नियम को बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो बेटा प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर देखा है, बोर्ड पर हमने एक चालक यहाँ बनाया है XY, और इस चालक पर जो है एक छोटा सा अल्पांश हमने लिया है AB, ठीक है। तो इस अल्पांश की जो लंबाई है वो डेल है। चालक जो है वो अनंत लंबाई का हो सकता है, ठीक है। तो इस चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित की जा रही है। धारा I के प्रवाहित होने के कारण, ठीक है, इस अल्पांश से R दूरी पर एक बिंदु P हमने ले लिया, ठीक है। तो संपूर्ण तार पर, संपूर्ण चालक के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B उत्पन्न होती है तो एक छोटा सा अल्पांश अगर हमने लिया है प्यारे बच्चों, तो इस अल्पांश के कारण तीव्रता क्या होगी, डेल B होगी, ठीक है। पूरे के कारण, पूरे चालक के कारण B, तो छोटे से अल्पांश के कारण डेल B, यह हमने लिया है, ठीक है। तो क्या कहते हैं बायो-सेवर्ट, है ना, उस बिंदु पर हम विचार करते हैं। बहुत सरल है, बहुत इजी है बेटा, और बहुत अच्छे से इसको समझा जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं बेटा, सबसे पहले आप कैसा लिखेंगे, या माना कि XY अनंत लंबाई, अनंत लंबाई का मतलब होता है बेटा कितनी भी लंबाई का तार हो, अनंत लंबाई के चालक में I प्रमाण की धारा, I प्रमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस तरीके से। हम चालक पर छोटा सा अल्पांश डेल L लेते हैं। अल्पांश डेल L से स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण से
बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तब बिंदु P पर तीव्रता डेल B हो तो यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा, ये बायो सेवर्ट ने हमको बताया। ठीक है, इसको आप अपने शब्द में भी बिछा सकते हैं। ठीक है बेटा, अपने शब्द में बिछा सकते हैं और इजी वे में बिल्कुल आप अपने शब्द में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। फिजिक्स को जितना लोकल लैंग्वेज में, जितनी सादी भाषा में इसको समझाया जाए या समझा जाए तो ये अच्छे से समझ में आता है बेटा, है ना। क्योंकि हमारी कंट्री में हर 20 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है और हमारी जो मातृभाषा है वो जनरली हिंदी होती है और हिंदी के जो शुद्ध शब्द है वो हम व्यवहार में सीख नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा हमको ये कठिन लगता है ना। लेकिन ये हिंदी भाषा जो है इसमें बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, बहुत इजी लैंग्वेज। ठीक है, दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। तो यहाँ पर जो है बहुत आराम से हम इसको समझेंगे। तो पहला बिंदु देखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे डेल बी यह। ठीक है, नंबर 1 देखो, बायो सेवर्ट ने बताया क्या हमको कि जब हम चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित करेंगे और इस अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P हमने यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, बिंदु P यहाँ ले रखा है, तो इस बिंदु P पर इस अल्पांश के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की गणना यहाँ पर हमको करनी है। तो इन्होंने पहला पॉइंट बताया कि देखो डेल बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी यह अल्पांश डेल एल, अल्पांश डेल एल की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ये पहला निष्कर्ष आपने बताया। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर क्या, डेल बी अनुक्रमानुपाती डेल एल, पहला बिंदु। ठीक है, यानी जितना लंबा अल्पांश रहेगा तीव्रता भी उतनी अधिक होगी, जितना बड़ा अल्पांश होगा, ठीक है, या जितना अधिक लंबा तार होगा, जितना अधिक लंबा चालक होगा, चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी अधिक होगी। यही अनुक्रमानुपाती विचरण से समझा जा सकता है। दूसरी बात, दूसरी चीज, अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का सबसे बड़ा रीजन है बेटा धारा। ठीक है, तो अब जितनी धारा इसमें प्रवाहित करेंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम यहाँ कहाँ कह सकते हैं, ठीक है, कि डेल बी यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है,
तो यहाँ लिख सकते बेटा हम डेल बी अनुक्रमानुपाती आई, इस तरीके से। ठीक है। थर्ड, देखो यहां पर हम अब जो है अल्पांश ए बी से आर दूरी पर बिंदु पी रखा हुआ है यहां पर, इस तरीके से। ठीक है। और ये बिंदु जो है थीटा कोण पे यहां रखा गया है। तो देखो चालक में धारा की दिशा, चालक में धारा की दिशा, ठीक है, और अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण, कोण पर ज़्यादा निर्भर करेगी बेटा। ठीक है, कि बिंदु स्थित कहाँ पर है, इस बात पर निर्भर करेगा कि बिंदु रखा कहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा बिंदु हमको प्राप्त होगा वो ये होगा कि डेल बी यह अल्पांश में विद्युत धारा की दिशा व अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की साइन निष्पत्ति, ठीक है, साइन निष्पत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ क्या, डेल बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, इस तरीके से। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड हो गया। चौथी बात अब बची है आर। ठीक है, तो हमने क्या क्या इस्तेमाल कर लिया, इसमें से आ इस्तेमाल कर लिया है, डेल एल इस्तेमाल कर लिया है। अब जो है हमको आर बताना है, क्या कि दूरी पर ये क्या निर्भर करती है, दूरी बढ़ाने पर बढ़ेगी या दूरी को कम करने पर घटेगी, इस बात पर हम विचार करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बेटा आप इसको देख ले। ठीक है, इसके बाद में जो है अगला पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट जो है बिंदु चौथा, डेल बी यह अल्पांश व बिंदु P को मिलाने वाली रेखा या दूरी भी बोल सकते बेटा। डेल बी यह अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा डेल बी अनुक्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, यानी दूरी अगर हम बढ़ाते हैं तो डेल बी का मान कम होगा। स्वाभाविक है कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है उससे दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, प्रभाव क्या होगा, कम होगा। अब देखो बेटा ये चार बिंदु हमारे पास है। ठीक है, उपरोक्त चारों बिंदुओं को मिलाने पर, चारों बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो फिर क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे हम, उपरोक्त चारों बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, डेल बी अनुक्रमानुपाती, ठीक है, आई डेल एल साइन थीटा और अपॉन में r², इस तरीके से ये हमको मिलेगा यहाँ पर।
ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। देखो डेल बी जैसे अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक लगेगा के, ठीक है। इसको लिखेंगे हम डेल एल साइन थीटा और अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर फिर से। अब जो है देखो एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में के बराबर से क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब लिखा जा सकता है कि डेल बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो या म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है। आई रह गया, आई डेल एल साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। और आप यहाँ लगा सकते हैं बेटा, क्या लगा सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये होगा बेटा बायो सावर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। किसी अल्पांश में, यानी अगर हमको जो है टोटल पूरे चालक के लिए अगर हमको निकालना है तो फिर इसकी समाकलन करके इसको संपूर्ण चालक के लिए भी इसको निकाला जा सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके आधार पर जो है हम जो है विद्युत धारा के मात्रकों को परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय मात्रक, ठीक है। देखो बायो सावर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ ले रहे हैं हम कितना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो क्या क्या होता है इसके अंदर। पहले तो हम यहाँ पर वैल्यूज बनाते, देखो डेल बी जो है वो रखना होगा हमको कितना, 10⁻⁷, ठीक है, टेस्ला। म्यू ज़ीरो अपॉन में 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। 1 बनाने के लिए जितना इसकी वैल्यू है उतनी वैल्यू यहाँ रखनी पड़ती है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो है सिर्फ धारा को छोड़ दे आप, L इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चालक कैसा रखा है, लंबवत रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और चालक से जो बिंदु है उसकी दूरी कितनी है, ये भी 1 मीटर है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज इसमें हम रख देंगे। डेल बी, तो डेल बी आ जाएगा बेटा 10⁻⁷ म्यू ज़ीरो अपॉन में 4 पाई, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की जो वैल्यू है जिसको चुंबकनशीलता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁷। आई वैसे ही रहने देंगे क्योंकि 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, तो इससे जो है ये जैसा का वैसा रहेगा। डेल एल 1 आ जाएगा, साइन 90 हो जाएगा और अपॉन में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा जी हम यहाँ देख रहे हैं, देखो कितना हो रहा है हमारे पास में, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, साइन 90 की वैल्यू 1 1 1, तो यहाँ बचा बेटा आई, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमको इससे बनानी पड़ेगी। क्या होगा देखो, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर, यदि 1 मीटर त्रिज्या के, ठीक है, 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित विद्युत धारा का वह मान, ठीक है बेटा, ये जो है ये बिंदु P है आपका और ये चालक है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है।
इस चाप में प्रवाहित धारा का वह मान जो चाप के केंद्र पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। ठीक है, 1 एम्पीयर धारा वह धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित किए जाने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देवे तो उस चाप में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर धारा कहलाती है। ये आपको लिखना है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में जो है वो हम देखेंगे इसमें 1 EMU यानी 1 एब एम्पियर की डेफिनेशन। ठीक है, 1 EMU की डेफिनेशन देना है, जिसको एब एम्पियर भी कहा जाता है। और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ बेटा। ठीक है, और यहाँ पर जो आ जाएगा EMU। ठीक है, और CGS पद्धति में जो K रहेगा, K की वैल्यू कितनी आती है 1, तो यहाँ कुछ नहीं होगा इस तरीके से। और यहाँ जो मात्रक है वो मैं लगा देता हूँ गॉस। तो ये आ गया बेटा आपका क्या है। ठीक है, CGS पद्धति में, CGS में। ठीक है, तो डेल बी इज इक्वल टू होगा I डेल L साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर गॉस। और 1 EMU की डेफिनेशन हमको देना है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको हम कहेंगे एब एम्पियर। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर। तो अब जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको कि डेल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 गॉस। ठीक है, I जो हो जाएगा बेटा I रहेगा, डेल एल जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा 90 डिग्री रहेगा, R 1 सेंटीमीटर रहेगा। और इसमें सारी वैल्यूज रखते हैं, तो डेल बी 1, I ठीक है, डेल एल 1 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, और R जो है वो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये भी क्या हो रहा है, I इज इक्वल टू 1 हो रहा है। ठीक है, इसमें भी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 1 सेंटीमीटर लंबे चाप में प्रवाहित धारा का वह मान जो चाप के केंद्र पर 1 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देवे। तो चाप में प्रवाहित धारा या चालक में प्रवाहित धारा 1 EMU धारा कहलाती है या 1 एब एम्पियर धारा कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। एक बार और दोहरा देता हूँ मैं कि यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 1 सेंटीमीटर लंबे चाप में प्रवाहित धारा का वह मान जो इस चाप के केंद्र पर 1 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देवे, तो उस चाप में प्रवाहित धारा या उस चालक में प्रवाहित धारा 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या 1 एब एम्पियर धारा कहलाती है। तो आप बेटा ये वीडियो में से दोनों परिभाषाएं सुनकर लिख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और जो है आप वीडियो को बार बार देखें और अच्छे से समझें। ठीक है बेटा, जय हिंद।